Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the current affairs class. This lecture is in continuation with previous lectures on the Middle East, जिसमें हम पढ़ेंगे Arab-Israel relations, implications for Pakistan. So let's see how and what things we are going to discuss in this particular topic. इस टॉपिक में हम बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन हम डेवलप करेंगे, फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि अरब वर्ल्ड के इजराइल के साथ कोवर्ट या ओवर्ट ताल्लुकात कैसे रहे हैं। फिर हम बात कर लेंगे स्पेसिफिकली कि जितनी गल्फ स्टेट्स हमारे पास मौजूद हैं, व्हाई डू दे वांट क्लोजर एंड नॉर्मलाइज्ड टाइज विद द स्टेट ऑफ इजराइल। आज ही क्यों चाहती हैं, पहले क्यों नहीं चाह रही थी, और आज की जो चेंज इन जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है मिडिल ईस्ट का, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उन्हें मजबूर कर रही हैं कि दे मस्ट अलाइन विद द स्टेट ऑफ इजराइल ओवरली और कोवर्टली। अब फिर इस पूरी गुफ्तगू को एक डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम बात करेंगे केस स्टडी अप्रोच के ऊपर, जिसमें हम इजिप्ट का पहले तो मुआहदा उसके ऊपर बात करेंगे, फिर जॉर्डन दूसरा कंट्री था अरब वर्ल्ड में जिसने रिकॉग्नाइज किया, और फिर तीसरा मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब इमारात या यूएई, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद फिर एक और भी हमें टेंडेंसी नजर आती है कि सऊदी अरेबिया के अलावा और भी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं। They just want to recognize the state of Israel and enjoy coordinated ties. We would analyze what are those states and why do they want normalized relations. उसके बाद एक केस है कि भाई तीन और ममालिक हैं, उनका इजराइल के ऊपर क्या अटैक है। यूएई जैसे ममालिक में ये बात जस्टिफाई की जाती है कि देखें तुर्की अगर उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है तो तुर्की हैज बीन वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम कंट्रीज जिन्होंने 1949 में ही, यानी कि 1 year आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। सो व्हाई इज दिस अप्रोच ऑल अबाउट। फिर तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, इन तीन ममालिक की हम इजरायली पॉलिसी डिस्कस करेंगे सिंस दीज आर नॉन अरब स्टेट्स, और उनका क्या टेक है स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर और रिलेशंस के ऊपर, वो क्या ख्याल रखते हैं। इतनी अगर ग्रोइंग रप्रोचमेंट होगी अरब वर्ल्ड और इजराइल में तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो खुद अरब वर्ल्ड के ऊपर क्या होंगी, मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर क्या होंगी, बिलखुसूस नॉन अरब स्टेट्स हैं इनके ऊपर क्या होगी। अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के ऊपर, मुस्लिम वर्ल्ड का जो कलेक्टिव कॉज है उसके ऊपर क्या होंगी, और जो चेंज इन पोलैरिटी है उसके ऊपर क्या होगी, फ्यूचर क्या है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ग्रेटर इजराइल would see the light of the day in front of our eyes and we would just keep on saying okay, how did this happen that even we didn't have time to react, कि इतना जल्दी कैसे हो गया कि हमें तो रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। All these things will become part of the discussion in this particular topic. जब हम अरब वर्ल्ड के इजराइल के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो ये लव हेट रिलेशनशिप रहा है। यहूदी 1882 ऑनवर्ड यहाँ पे जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू कर रहे थे तो जितने भी अरब थे वो इस मूवमेंट को डिटेस्ट करते थे, बड़ा हेट करते थे, एंड दिस वाज एन ऑब्वियस फैक्ट कि यहूदियों का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो तरीका रहा है मुस्लिम जो फोर्सेस थी या जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके साथ, दैट वाज द रोल ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट, यानी कि वर्किंग विद एनिमी अगेंस्ट द वेरी पीपल दे वर लिविंग। सो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब रियासत इजराइल अभी बनी ही नहीं थी तो एक तरफ हमें रिलीजियस हार्मनी का सेंटिमेंट दोनों में नजर आता है, यरूशलेम में या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड यहूदियों की जो मुसलमानों के खिलाफ अपराइजिंग हो, कार्रवाइयां हो, कॉलोनियल पावर्स का साथ देना हो, या ओवर्ट और कोवर्ट सपोर्ट एंजॉय करनी हो एक्सटर्नल पावर्स की ताकि मकामी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए, उसने अरब वर्ल्ड में बेसिकली एक हाल पैदा कर लिया कि यार यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी जमीन से खा रहे हैं और हमारा पीसफुल को एग्जिस्टेंस के नाम के ऊपर खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन व्हाई दे आर बिहेविंग एज द फिफ्थ कॉलमिस्ट अगेंस्ट देयर ओन रैंक एंड फाइल। तो ये जो दुश्मनी थी यहूदियों की वो सामने आ गई 1948 में जब स्टेट ऑफ इजराइल एस्टैब्लिश हो गई। दुनिया की वाहिद रियासत है स्टेट ऑफ इजराइल, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इन मॉडर्न डे वर्ल्ड it is a state that makes intelligence agency, but in case of Israel it was the intelligence agency that created the state of Israel.
اور اس کے بعد پھر عرب اور اسرائیل میں تعلقات خراب ہو گئے. وہ 1948 کی جنگ ہو, 67 کی 6 ڈے وار ہو, 73 کے آئل کرائسس ہو, یا یوم کپور وار ہو, اور ہر جگہ پہ ہمیں پین عربزم کا کاز, پین اسلامزم کا کاز اور ایک یونٹی والا جو فیکٹر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ایوری تھنگ چینج آفٹر 1978 جب ایجپٹ became first Arab country to recognize the state of Israel in order to get concessions from Israeli withdrawal from Sinai Peninsula. آگے چل کر یہ پریسیڈنٹ بنا 1994 میں جارڈن اسرائیل پیس ڈیل کے لیے. پوسٹ 9/11 ورلڈ میں جب یونیپولر ورلڈ ہوئی اور امریکہ کا مڈل ایسٹ میں اثر رسوخ بڑھتا گیا, خاص طور پر عراق میں صدام حسین کو ٹاپل کرنے کے بعد, عرب اسپرنگ میں انٹرونشن کرنے کے بعد, اور جب ایران کا رائز ہوا تو یہاں پہ جو عرب اسٹیٹس تھیں جب انہیں اسرائیل جو ایران کو ایز اے تھریٹ کے طور پر دیکھ رہی تھی, تو یہ وہ پورا کانٹیکس تھا جس کے تحت اسرائیل, امریکہ اور جو گلف اسٹیٹس ہیں ان تینوں کو ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ مل گئی that they have a foe in the form of Iran, اور یوں پھر وہ سارے لوگ یونیفائی ہونا شروع ہو گئے against a very on Muslim country. تو اس کے بعد پھر ان کے درمیان اپروچمنٹ ہوئی جو کہ دبئی ایکسپو میں بھی نظر آتی ہے اور حالیہ دنوں میں وہ ابراہم اکارڈ میں نظر آتی ہے. یقیناً اسرائیل اور عرب ورلڈ کے جو ریلیشنز ہیں آنے والے دنوں میں مسلم ورلڈ کے لیے کانسیکوینسز کے طور پر ثابت ہوتے ہیں. جیسے ایک فلسطینی جرنلسٹ نے کہا, یہ یو اے پیس ڈیل کے اوپر بات کی کہ may you never experience the agony of having your country stolen. May you never feel the pain of living in captivity under occupation. May you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones. And last but not least, may you never be sold out by your friends. یہ بات اشارہ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو رپروچمنٹ ہے سب سے پہلے جو مسئلہ فلسطین ہے اسے سیل آؤٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ایران کے خلاف ایک کنسنٹریٹڈ اسٹرگل ہے کہ یا تو اس ریجن کی جیو پولیٹکس سے نکالا جائے, ایران کا جو ایز اے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر انفلوئنس اس ریجن سے وہ نکالا جائے, اور جو خود مسلم ورلڈ کے جو کی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات نہ کی جائے, اپنے جیو اکنامک جو انٹرسٹ ہیں انہیں جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے ہر حد تک چلا جا سکتا ہے. سو ٹو سے کہ آج کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیں جو پالیٹکس نظر آتی ہے, it is all about power, it is all about the self-interest in which different states are looking for their own interest rather than collective interest. عرب ورلڈ اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا ایک اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں ڈیٹیل میں تو عرب جوز ریلیشنز جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے دوران ٹھیک ہی تھے. سلطنت عثمانیہ نے چونکہ اس ریجن کے اوپر خاطر خواہ 600 سال تک جو ہے وہ کنٹرول رکھا تھا, تو سلطنت عثمانیہ نے تمام تر یہودیوں کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے جو پرائیویٹ قوانین ہیں وہ جو جوڈائزم ہے اس پہ فالو کر سکتے ہیں, انہیں ریلیجس فریڈم بھی تھی. لیکن یہی وہ یہودی تھے جو کہ ہمیشہ ایکسٹرنل اینیمی کا ساتھ دیتے تھے کہ کس طریقے سے اوٹومن امپائر کو انٹرنلی ویکن کیا جائے. جب فال آف اوٹومن امپائر ہوا 1917 میں اور ورسائز پیپل ایگریمنٹ اینڈ بلفور ڈیکلریشن ہوا تو یہودیوں نے بڑی ایک خوشی جو ہے وہ منائی. حالانکہ یہ بات وہ بھول گئے کہ جہاں پہ یورپ میں اینٹی سیمیٹزم تھا اور وہاں پہ یہودیوں کی پرزیکیوشن ہوتی تھی, ان یہودیوں کو پناہ دینے والی جو سلطنت تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی. لیکن اس خوشی کے بعد دوبارہ سے خدا نے انہیں آنکھیں دکھائی 1940s میں کہ کس طریقے سے ہٹلر نے اسی اینٹی سیمیٹک نیریٹو کے اوپر 6 سے 10 ملین جو یہودی ہیں انہیں مار دیا. لیکن اس کے بعد بھی یہودیوں کا ہمیشہ یہ ایم ہوا کرتا تھا کہ یہ جو ہولی لینڈ ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ حاصل کر لینا ہے. 1948 میں جب ریاست اسرائیل بنتی ہے تو وہ وارز آف ایٹریشن اینڈ ایگریشن لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے 2 میجر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ تمام تر جو عرب اسٹیٹس ہیں انہیں یونیفائی ہونے سے بچایا جائے, یعنی کہ انہیں یونیفائی نہ ہونے دیا جائے, کیونکہ united we stand, divided we fall. انہیں پتا تھا کہ colonial policy can only survive on fundamental basic principle, divide and rule policy. کہ آپ عرب ورلڈ کو انٹرنلی ڈیوائڈڈ رکھیں تاکہ کنسنٹریٹڈ ریسپانس اسٹیٹ آف اسرائیل کو فیس نہ کرنا پڑے. جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1973 کے یوم کپور کے وار کے بعد کبھی بھی کسی ریاست نے جو اسرائیلی ہیں ان کے خلاف ایکسرسائز نہیں کیا.
सेकंड उनका काम ये था कि हमने ग्रेटर इजराइल की पॉलिसी परसू करने के लिए रोजाना मतलब अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी उसमें एक्सपेंशन करना है। आप देखें कि 1947 में जो 48 में जो स्टेट ऑफ इजराइल बनी है, दैट इज बेस्ड ऑन द 44% पार्ट ऑफ द लैंड, और मौजूदा हालात में जो स्टेट ऑफ इजराइल है दैट एक्सपेंड्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन ऑन वन एंड टू द वेस्ट बैंक, जिसकी एनेक्सेशन बस अभी पेंडिंग में है, वो हो जाएगी। और उसके बाद इनके फिर रीजनल प्लान्स हैं कि या तो हम फिजिकली पूरे रीजन में एक्सपैंड हो जाएंगे, या फिर हम ये करेंगे कि हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो एक्सपैंडेड होगा। तो अरब वर्ल्ड के जो बाज़ाब्ता तौर पर ताल्लुकात हमें नजर आते हैं स्टेट ऑफ इजराइल के साथ, अमेरिकन प्रेशर्स की ही वजह से बने, जब इजिप्ट को मजबूरन कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करना पड़ा, और इसी को फॉलो अप किया आने वाले 16 सालों के बाद 1994 में जॉर्डेनियन पीस ट्रीटी, और ये जो लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है आपको उसी की आज नजर आती है, यूएई इजराइल पीस डील 2013। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या है कि सारी गल्फ स्टेट्स हैं वो इजराइल के इतना करीब जाना चाहती हैं। देयर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट। नंबर वन, जितनी भी ये रियासतें हैं गल्फ स्टेट्स, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कहीं ना कहीं पे कतर, मतलब मुकम्मल तौर पर आप कतर नहीं कह सकते हैं, या उनका जो मेन लीडर है सऊदी अरेबिया, और उसके साथ मतलब गल्फ स्टेट्स के साथ स्टेट ऑफ इजराइल और अमेरिका आप देख लें, इन तमाम तरह स्टेट्स का एक ही गोल है कि दे हैव वन एनिमी दैट यूनाइट्स देम रादर देन डिवाइड्स देम। और एनिमी नंबर वन कौन है? ईरान। और ईरान क्यों है? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ईरान इन द मिडल ईस्ट, जिसके हमने 3 इंडिकेटर्स देखे कि ईरान का पॉलिटिकल राइज के एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, ईरान का जो नैरेटिव है वो मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड एक्सपैंड हो चुका है। And as Henry Kissinger said, all Shias of the world would fight and die for the state of Iran, and Iran has to decide whether it is a cause or a nation or an ideology. तो ईरान का एक तो पॉलिटिकल राइज इन तमाम तर ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं पॉलिटिकल इस्लाम के तहत कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट उन ममालिक के खिलाफ भी ना खड़ी हो जाए। फिर ईरान का जियो स्ट्रेटेजिक राइज कि ईरान इराक में भी मौजूद है, लेबनान में हिजबुल्लाह के थ्रू मौजूद है, गजा में हमास के थ्रू मौजूद है, यमन में हौसी रेबल्स के थ्रू मौजूद है। सो हर जगह पे इन तमाम तर ममालिक को महसूस हो रहा है कि ईरान हैज अ जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस एंड जियो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द रीजन। फिर ये भी सब ममालिक का ख्याल है कि ईरान इज अ मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, जैसे कि हौसी रेबल्स के पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर सितंबर 15 के आरामको फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करें। देयर इज डेफिनेटली वन स्टेट दैट इज द स्टेट ऑफ ईरान बिहाइंड दैट। आप देखें कि कितनी अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू की है स्टेट ऑफ ईरान के खिलाफ, लेकिन of no mortal use at the end of the day. In fact, Iran has proved to be not just an axis of it is not an axis of evil, rather it is an axis of resistance. तो ईरान इज अ कॉमन फो दैट यूनाइट्स देम ऑल। यूएई के ईरान के साथ खराब ताल्लुकात, सऊदी, इजराइल और अमेरिका के ईरान के साथ खराब ताल्लुकात, दे ब्रिंग्स देम इनटू व्हाट चाणक्य वंस सेड कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो इजराइल चूंकि दुश्मन है ईरान का, ईरान चूंकि दुश्मन है यूएई का, और ये सब ममालिक जो है वो आपस में दोस्त हैं ईरान के खिलाफ, लिहाजा दिस माइट्स देम मोर। सेकेंडली देयर प्रेशर्स फ्रॉम यूएई। माजी में भी हमने देखा कि कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ है या जॉर्डेनियन पीस ट्रीटी हुआ है, तो अमेरिका हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रेशराइजिंग दीज अरब कंट्रीज, प्रेशराइजिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स के हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड दिस इज समथिंग अमेरिका हैज वेंट ऑन रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप के आप स्टेटमेंट्स देख लें कि किंग वुड हैव टू पे फॉर इट्स सिक्योरिटी, अदरवाइज वी विल रिमूव आवर मिलिट्री एसेट्स फ्रॉम द रीजन। अब इनको डर है यूएई को, सऊदी अरेबिया को या दीगर ममालिक को कि कहीं अगर अमेरिका ने उनकी जो सिक्योरिटी है वो कोऑप्ट नहीं की तो देयर सिक्योरिटी वुड डेफिनेटली बी ट्रांसलेटेड इनटू एन इनसिक्योरिटी। अब फिर इन ऑर्डर टू गेन सिक्योरिटी दे आर मेकिंग मेनी कंसेशंस टू अमेरिका। हालांकि आप देखें कि ये जो करंट अब्राहम अकॉर्ड हुआ है उससे पहले यूएई ने कहा अमेरिका से कि आप हमें F-35 एयरक्राफ्ट दे दें, जहाज दे दें। अमेरिका ने कहा नो। हालांकि उसके बाद आप देखें कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत क्या मिला है इन गल्फ स्टेट्स को, दे हैव लिटरली गॉट नथिंग। इवन जैसे आप वो कह रहे हैं ना कि दिस इज अ पीस डील, आई वुड से दैट दिस इज
this is a contradiction in terms. This is a deal without peace. The pressures from USA were not only visible in 1978 or 1994, the pressures from US are also visible in current times because USA is the main guarantor of security of all these Arab states. Second, American pressure आ जाता है कि भाई आपको जो थ्रेट है इजराइल का थ्रेट है जो ईरान का, दैट वुड बी दैट इज जस्ट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ईरान आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर लेगा, योर इकोनॉमिक माइट वुड बी स्ट्रैंगुलेटेड। लिहाजा हमें आप इस रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस दें, हमें इस रीजन में आप जो एक नया जियो पोलिटिकल ऑर्डर है सेट करने का मौका दे दें, ताकि आप सब लोगों की कलेक्टिव सिक्योरिटी इंश्योर हो। फिर एक और प्रेशर अमेरिका से ये भी है कि अगर आप फिर हमारा साथ नहीं देंगे तो नॉन स्टेट एक्टर से आपको कौन बचाएगा। अच्छा, तीसरा आप बात कर सकते हैं कि एक और फैक्टर वो है इजराइल, अ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। अरब वर्ल्ड अब एक्नॉलेज करना शुरू हो गई है कि इजराइल के खिलाफ उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो डायरेक्टली नाकाम होंगी। अरब वर्ल्ड ने ये कोशिशें 67 में करके देखी तो 6 दिनों में स्टेट ऑफ इजराइल ने सब रियासतों की जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, तबाह कर ली। 73 में अरब वर्ल्ड ने कोशिशें की तो उसमें देखा कि किस तरीके से, जैसे हम खुल के कहें अगर इस बात को, कि अरब स्टेट्स हैड टू रिट्रीट। तो अरब वर्ल्ड में अब वो इतनी क्या कहेंगे आपके उतना